हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एसबी ऑप्शन में। फ्रेंड्स, मैं सद्दाम बाली आज जो लेक्चर लेके आया हूँ इसमें मैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सेकंड लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने लास्ट की वीडियो नहीं देखी फ्रेंड्स ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, जो भी नए फ्रेंड्स हैं हमारे चैनल स्टडी एसबी ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं जो है टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में जो कवर कर रहा हूँ। आपको अकाउंट असिस्टेंट के लिए अलावा जेकेएसबी के अलावा जो भी सिविल सर्विस एग्जाम होंगे, आपको जो इसके रिलेटेड जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे सभी यहाँ से कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इस वीडियो को ड्यूरेशन लंबा है, टाइम दीजिएगा या फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए तभी, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट मैंने टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि जो कंपनी रूल था, कंपनी का रूल जो यानी कि 1773 से लेके जो 1857 तक था। तो फ्रेंड्स, किस तरह से यहाँ पे आए वो भी कंपनी, और फिर किस तरह से यहाँ पे रूल किया, और फिर क्या हमारे ओरिजिन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ओरिजिन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन किस तरह से हुआ, तो उसी बात पे हमने डिस्कस की। आज उसी पार्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो क्रोन रूल है, किस तरह से क्राउन रूल जो है 1858 से लेके 1947 तक रहा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये क्राउन रूल, तो इसको आज मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, क्राउन रूल जो 1858 से लेके 1947 तक रहा, किस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस क्या इम्पैक्ट हुआ इस क्राउन रूल का, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओरिजिन हुआ, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकला, इन्हीं बातों पे फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज इस टॉपिक को अभी स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो क्राउन रूल में जो 1858 और 1947 तक रहा, तो इसमें सबसे पहले क्राउन रूल में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है फ्रेंड्स, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, जिसको 1857 की बगावत भी कहा जाता है फ्रेंड्स, क्या हुआ उसमें, तो इसको फ्रेंड्स, जब ये बगावत, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है फ्रेंड्स, या स्पाई म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये रिवॉल्ट हुई, तो जब यहाँ पे ब्रिटिश ने देखा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब ये रिवॉल्ट इस तरह से इंडिया में हुआ, तो ये फिर ये एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ब्रिटिशर ने कहा। जब इन्होंने देखा कि इंडिया में जो है रिवॉल्ट हुआ, जिसको स्पाई म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कहा जाता है, तो उन्होंने फिर यहाँ पे एक ये एक्ट लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने ये बात की कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया में अच्छी गवर्नमेंट देंगे, हर सुविधा देंगे, हर फैसिलिटीज़ देंगे। और इसके साथ वो क्या करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रेंड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इबॉलिश करते हैं, और जो पावर्स, गवर्नमेंट की पावर्स होती, टेरिटरीज और रेवेन्यू के रिलेटेड जो पावर थी, वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाती हैं, यानी ब्रिटिश क्राउन का मतलब है जो क्वीन के पास, यानी पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये चला जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट के क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये पावर इनके पास चला जाती है, अब इस जो हमारा जो यानी कि जो एक्ट है, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इसके फीचर्स क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसमें जो पहला फीचर है फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है फ्रेंड्स। जैसे आपको मालूम है फ्रेंड्स, पहले गवर्नर जनरल था, फिर गवर्नर जनरल बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, 1858 का जो एक्ट था इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल जो होता है, डेजिग्नेशन होता है, वो आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप इसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया में तब्दील कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, जो इन्होंने ये पोस्ट क्रिएट की, ये क्या था फ्रेंड्स, वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इंडिया, यानी कि वो डायरेक्ट नुमाइंदा था किसका, ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रिटिशर का जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे था, तो लॉर्ड कैनिंग दस बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इस तरह से जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, कौन थे फ्रेंड्स, ये थे यानी कि लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है कि वाइसराय को कब यहाँ पे बनाया गया इंडिया में, तो वो 1508 में, यानी कि इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और ये लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स,
जो डबल सिस्टम गवर्नमेंट थी फ्रेंड्स, डबल सिस्टम गवर्नमेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको भी खत्म कर देते हैं। यानी आपको मालूम फ्रेंड्स, जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, इसके पास पॉलिटिकल अफेयर्स रिलेटेड जो है उसकी पावर थी, यानी पॉलिटिकल रिलेटेड अफेयर जो है मैनेज कर सकता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो फ्रेंड्स था वो क्या करता था, वो कमर्शियल जो अफेयर्स थे उसको मैनेज करता था। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट, अब इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब कि अब यहाँ पे क्या क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट न्यू ऑफिस। अब एक और यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो इन्होंने वायसराय यहाँ पे बना दिया, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक नया ऑफिस बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, जो कंप्लीट अथॉरिटी थी, मतलब कि कंप्लीट जो जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती थी, मतलब जिसका क्या था, एक कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल था उसका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे फ्रेंड्स, जो उन्हें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को जो है बनाया। तो फ्रेंड्स जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था फ्रेंड्स, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था वो क्या था फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट था। यानी कि वो कौन था फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, यानी कि क्या था, मेंबर था। एंड वाज द रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और अल्टीमेटली किसको रिस्पॉन्सिबल उसको करना था, रिस्पॉन्सिबल किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, पहले उन्हें वायसराय बनाया जो क्या था, रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट और क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाते हैं, जो ब्रिटिश कैबिनेट का क्या था फ्रेंड्स, एक मेंबर था जो रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश पार्लियामेंट को था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है, इन्होंने क्या किया, अब 15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिश किए, यानी कि 15 मेंबर काउंसिल के उन्हें काउंसिल ऑफ इंडिया में इसके एस्टेब्लिश किए, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्हें पोस्ट क्रिएट की फ्रेंड्स, इसको असिस्ट के लिए, इसकी असिस्ट के लिए। और जो तो काउंसिल था, द काउंसिल, जो ये काउंसिल था, इसको क्या मतलब कि जो इन्हें 15 मेंबर का काउंसिल बना, इसको क्या कहा, मतलब इसको क्या कहा जाता था, एडवाइजरी बॉडी। ये क्या थी, ये जो 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई, इसको क्या, द काउंसिल वाज एन ये एडवाइजरी बॉडी थी। और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, ये क्या था फ्रेंड्स, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल फ्रेंड्स, जो ये काउंसिल था इसका चेयरमैन था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें अब जो अब क्या होता है फ्रेंड्स, अब इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो एक्ट काउंसिल एक्ट्स आए फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या होता है, काउंसिल एक्ट्स इंडिया में आए फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल एक्ट्स। पहले सबसे जो काउंसिल एक्ट्स में क्या होता है, यानी कि अब इन्होंने जो पोस्ट क्रिएट की यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और इसमें फ्रेंड्स 15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है इन्हें बनाए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स जो चेयरमैन, यानी कि जो काउंसिल का क्या होता था, चेयरमैन, यानी सर्विस से काउंसिल ऑफ चेयरमैन। अब इन्होंने क्या किया, काउंसिल एक्ट लाए, मतलब कि काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट लाए, 3 एक्ट काउंसिल के एक्ट लाए, 1868, 1892 और 1909, यानी 1861, 1892 और 1909 के, ये जो है 3 उन्होंने काउंसिल एक्ट लाए फ्रेंड्स। अब क्या है ये एक्ट फ्रेंड्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे 1857 एज की रिवॉल्ट में जो है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि यहाँ पे रिवॉल्ट हर जगह से जो लोग हैं नाराज़गी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हो रहा है, बगावत कर रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि अब इंडिया का कोऑपरेशन ज़रूरी है, हमारी जो अब गवर्नमेंट हम कंट्री में, इंडिया में अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे तो कॉपरेशन ऑफ इंडिया का जरूरी, यानी कि हिंदुस्तान का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी असना में इन्होंने क्या किया, ये जो है काउंसिल्स, यानी कि इनको इंडियन को रिप्रेजेंटेशन के इनको क्या करते हैं अब, यानी कि ये एक्ट 3 एक्ट यानी कि ये बनाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो पहला एक्ट है जो 1868, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो मतलब कि अब इन्होंने कहा कि इंडियंस को हम क्या करेंगे, इंडियन को भी कॉपरेट, इंडिया का कॉपरेट भी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्होंने क्या, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसमें स्टार्ट किया रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन से। किस तरह से इन्होंने इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी लॉ मेकिंग प्रोसेस में, यानी कि अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने समझा कि इंडियन को भी रिप्रेजेंटेशन दी, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्होंने इंडियन को भी इंक्लूड किया, इंडियन को भी रिप्रेजेंटेशन दी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इट दस प्रोवाइडेड दैट वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस। अब इसमें यह भी होता है कि वायसराय जो है नॉमिनेट करेगा इंडियंस को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उसके काउंसिल में, अपनी काउंसिल को एक्सपेंड करेगा, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नहीं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वायसराय जो है इंक्लूड करेगा अपने काउंसिल में। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे देखिए, यहाँ से पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं अब उनको समझ आ गई कि इनकी जब तक इनका कॉपरेशन नहीं है, इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो हमारा यहाँ पे मुश्किल है यहाँ पे रहना, अपना हुकूमत चलाना। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्या होता है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो थे, in 1862 Lord Canning, then the Viceroy nominated the 3 Indians to his legislative council। तो फ्रेंड्स अब लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में क्या किया कि जो यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय थे, 1800 लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय थे, उनने क्या किया, 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। फ्रेंड्स क्या किया, यानी कि जो 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। कहाँ से फ्रेंड्स, राजा बनारस को, महाराजा पटियाला के महाराजा को, और सर दिनकर राव को। फ्रेंड्स इनको क्या किया फ्रेंड्स, अपनी उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में फ्रेंड्स क्या किया, नॉमिनेट किया। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्या होता है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द मुंबई मद्रास। अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, रिस्टोर किया पावर को। यानी कि अब यहाँ पे जैसे आपको मालूम है फ्रेंड्स, इन्होंने जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी फ्रेंड्स, यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स मद्रास और मुंबई को दी गई थी फ्रेंड्स, उसको क्या किया फ्रेंड्स, इसको उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, इसको मतलब कि ख़त्म, इनकी पावर्स को क्या किया था, जब यानी कि इनको ख़त्म कर दिया था, इसकी पावर को ले लिया था। अब दोबारा से लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मुंबई और मद्रास को क्या किया, रिस्टोर किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई थी फ्रेंड्स, यानी कि जो मुंबई और मद्रास को फ्रेंड्स, जैसे आपको मतलब चार्टर एक्ट में इसको क्या किया था फ्रेंड्स, चार्टर एक्ट में इनको डिप्राई किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ मुंबई और मद्रास जो लेजिस्लेटिव पावर थी चार्टर एक्ट में, यानी कि जो चार्टर एक्ट 1833 था फ्रेंड्स, जो चार्टर एक्ट फ्रेंड्स 1803 था, मद्रास और मुंबई में जो है पावर्स इनकी जो है स्नैच की ली गई थी। अब यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, अब दोबारा से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन पावर इनको दी जाती है फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव पावर। फ्रेंड्स इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल। अब इन्हें ये भी पावर दी यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी इन्होंने क्या कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इस्टेब्लिश की बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पंजाब के लिए। कब यहाँ पे इस्टेब्लिश की, 1862 में, 1886 में और 1897 में। यानी बंगाल के लिए कब, 1862, और नॉर्थ वेस्टर्न के लिए 1886, और उसके बाद पंजाब प्रोविंसेस के लिए फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब के लिए फ्रेंड्स 1897। तो मतलब कि इसको इस्टेब्लिश किया लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद क्या होता है, गिव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो फ्रेंड्स आज हमारे जो इंडियन सिस्टम में है, यानी कि अब हमारे देखेंगे पार्लियामेंट में मेंबर्स जो होते हैं, यानी कि डिफरेंट मिनिस्ट्री को डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। कौन थे फ्रेंड्स, याद रखें, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने कब किया था, 1859 में पोर्टफोलियो जो है इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो मतलब कि इसके तहत क्या होता है कि पावर्स दी जाती हैं। मेंबर्स ऑफ द वाइसराय काउंसिल वाज मेड, जो वाइसराय काउंसिल के मेंबर थे उनको चार्ज दिया जाता था डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो फ्रेंड्स आज भी मिनिस्ट्रीज को जो पावर डिफरेंट डिपार्टमेंट की दी जाती हैं, जो ऑथोराइज होते हैं अपने डिपार्टमेंट के। तो फ्रेंड्स इसी तरह से उस टाइम भी मतलब कि कहीं ना कहीं आज का जो पोर्टफोलियो सिस्टम है यहीं से निकला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है, इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंसर्न्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इस एक्ट ने क्या किया फ्रेंड्स, इस एक्ट ने एक और जो फीचर्स इसका ये है कि इसने वाइसराय को एम्पावर दी कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंसर्न्स के बिना ही वो कर सकता था। कब, इमरजेंसी में। लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ, 6 महीने इसकी लाइफ थी, मतलब 6 मंथ तक वो कर सकता था। लाइफ ऑफ सच, इस ऑर्डिनेंस की जो ड्यूरेशन था कितना था फ्रेंड्स, यानी कि 6 मंथ तक। तो फ्रेंड्स ये कब कर सकता था, इमरजेंसी में फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जो एक्ट फीचर, जो 1892 जो हमारा एक्ट है फ्रेंड्स, 1892 जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस एक्ट में क्या होता है, पहला हमारा 1861 था और अब है 1892। अब फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल
एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या होता है, देखो इंडियन को यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अब इन्होंने इसमें क्या किया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, नॉन प्रोफेशनल मेंबर्स थे, सेंट्रल और प्रोविंशियल सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल काउंसिल में भी क्या किए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या इंक्रीज किए, इंक्रीज नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम, बट मेंटेन ऑफिशियल, मतलब क्या क्या कहता है, बट मेंटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। लेकिन यानी कि जो मेजर जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उसमें यानी कि जो मेजोरिटी थी ऑफिशियल मेंबर्स की मेंटेन की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग। आप देखो फ्रेंड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन्होंने क्या किया, इनकी पावर्स बढ़ा दी, इनको क्या किया, फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल की फंक्शन को बढ़ा दिया, इनकी पावर को बढ़ा दिया। क्या मतलब कि कर सकते हैं, पावर ऑफ डिस्कसिंग, बजट को डिस्कस कर सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव के सामने जो है क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते थे। यानी कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इनको पावर्स थोड़ी दी गई, बजट डिस्कशन के रिगार्डिंग या फिर एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब फ्रेंड्स इसने क्या किया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वायसराय के द्वारा जो है चुने जा सकते थे। अब इस मतलब कि जो 1892 का जो है इसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसराय। यानी कि अब ये वो नॉमिनेट कर सकते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए, कौन कर सकता है, वायसराय, किसके रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के या बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और क्या हो सकता है, दैट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स। अब और क्या, और जो यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, किसके द्वारा, गवर्नर्स के द्वारा। जो दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स ऑफ द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे इनने रिप्रेजेंटेशन दी, इन सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी। यहाँ पे नॉमिनेशन जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कर सकता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कौन कर सकता है, बाय वायसराय ऑफ द वायसराय का किसकी रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, और बंगाल चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स इनकी रिकमेंडेशन पे। और नेक्स्ट दैट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कौन, गवर्नर के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपलिटीज, यूनिवर्सिटीज और ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। यानी कि कहीं ना कहीं इनको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिली फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मिली, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन वोट का इस्तेमाल नहीं था। द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन एक्ट, यहाँ पे इलेक्शन का नाम नहीं था। जो ये प्रोसेस था नॉमिनेशन का, ये कौन था, ये कुछ बॉडीज, सर्टेन बॉडीज के हैं पे रिकमेंडेशन पे इनको नॉमिनेट किया जाता था फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो था एक्ट, जो हमारा जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है फ्रेंड्स, काउंसिल एक्ट 1909। अब इसमें क्या होता है, इसको फ्रेंड्स हम मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, इसको मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स की कहा जाता है, क्योंकि मोरलेमेंटे उस टाइम में क्या थे फ्रेंड्स, मोरले जो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे फ्रेंड्स, जिन्हें इसको लाया था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे फ्रेंड्स वाइसरॉय ऑफ द इंडिया थे उस टाइम, यानी कि जिनने ये एक्ट लाया था, यानी कि उस ड्यूरेशन में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहा जाता है। मोरले उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, यानी कि लॉर्ड मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो रिफॉर्म जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें, इट कंसीडर इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्हें क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज किया, इट कंसीडर इंक्रीज लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज किया, सेंटर पे में भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। अब नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे, नंबर ऑफ मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 16 से 60 तक बढ़ा देगी, यानी कि 16 से 60 तक बढ़ा देगी। और जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, वहाँ पे क्या किया, ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनकी मेजॉरिटी तो सेम रही, यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नहीं थे। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेजॉरिटी थी किसकी थी, ऑफिशियल मेंबर्स की थी काउंसिल, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव थे काउंसिल, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसको जो है
उनको अलाउ किया किसके लिए, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी के लिए, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी के लिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल के लिए नहीं, नॉन ऑफिशियल में, लेकिन किसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है, इट एनरेज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को इसने थोड़ा एनरेज किया, बढ़ा क्या क्या, बोथ लेवल, सेंटर में भी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेंबर्स को मान लीजिए इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के लिए अलो किया जाता है, यहाँ की इनकी थोड़ी पावर्स को क्या एनलाइज बढ़ाया जाता है, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब मान लीजिए फ्रेंड्स कोई इशू है उनका, उन्हें कोई क्वेश्चन किया, तो फ्रेंड्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही कर सकते थे। यानी कि अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब यहाँ फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई इशू उठाया, उसको दूसरा अगर उसी को कंप्लीट करना चाहिए तो वो नहीं उठा सकते थे, यानी कि सप्लीमेंट्री था। मान लीजिए कोई इशू उठाया, मान लीजिए किसी वाटर पे इशू उठाया, तो मतलब अगर और कोई उसके रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम तो वो नहीं उठा सकते, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। मोर रेजोल्यूशन ऑन द बजट, और बजट के रिलेटेड भी कोई रेजोल्यूशन ला सकते थे, ये इनको पावर्स दी गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉयज एंड गवर्नर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, इंडियंस को एसोसिएट कर, इंडिया को रिप्रेजेंट किस में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय और गवर्नर के, वाइसरॉय और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिली, यहाँ पे एसोसिएट शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट थे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय का जो है ज्वाइन किया, और इनको लॉ मेंबर्स के तौर पे अपॉइंट किया गया था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये कब होता है फ्रेंड्स, जो हमारा कौन सा एक्ट था फ्रेंड्स, जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, यानी कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद क्या होता है, इट इंक्लूड सिस्टम ऑफ, इसी एक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, इस जो काउंसिल एक्ट 1909 था फ्रेंड्स, 1909 इसमें 1909 था जो, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कम्युनल सिस्टम को, यानी कि रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, इट इंक्लूड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम के लिए, यानी कि अब यहाँ पे क्या होता था, सेपरेट इलेक्ट्रोड, इस सेपरेट सिस्टम, सेपरेट इलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि मुस्लिम्स के लिए किस तरह से कि मुस्लिम मेंबर जो हैं इलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को मुस्लिम वोटर्स से ही फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड, मुस्लिम जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही जो है इलेक्ट किए जाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइड किया गया, हमारे इंडिया के लोगों को डिवाइड किया गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनल एंड लॉर्ड मिंटो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को, क्यों उन्होंने ये एक्ट लाया था, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, जिन्होंने काउंसिल जो इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी काउंसिल ऑफ 1909 जो एक्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारा पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मोंटेग चेल्सफोर्ड भी कहा जाता है, चेल्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है फ्रेंड्स। मोंटेग जो थे फ्रेंड्स कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, और लॉर्ड चेल्सफोर्ड जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम। तो फ्रेंड्स जिन्होंने ये एक्ट लाया था। तो फ्रेंड्स अब क्या होता है यहाँ पे, अगस्त 1917 में फर्स्ट टाइम क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कहती, फर्स्ट टाइम इंडिया की बात करती है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करना है, कि इस एक्ट में होता है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1919। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान को थोड़ी बहुत पावर्स दी जा रही हैं, हिंदुस्तान की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स ये सब कब होता है, जब रिवोल्ट 1857 के बाद तेजी से होता है। तो फ्रेंड्स 1957 के बाद और बहुत सी मूवमेंट चली, तो उसके बाद यहाँ तक जो है सिचुएशन पहुँचती है। इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा भी ओरिजिन हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
ऑफ 1919 वाज एंड दस एनेक्टेड विच, हाँ तो ये फ्रेंड्स इसको जो बनाया गया और कब ये फोर्स में कब आया फ्रेंड्स 1921, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं फ्रेंड्स, इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया गया है, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है इसको क्या किया गया फ्रेंड्स, यानी कि जो अब यहाँ पे इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल्स ऑफ द प्रोविंसेस, यानी कि अब सेंट्रल का कंट्रोल जो है प्रोविंसेस पे इसमें रिलैक्सेशन मिली। किस तरह से सेपरेट किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट किया गया, यानी कि जो सेंट्रल यानी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वार, अब सेंट्रल की जो सब्जेक्ट्स थे उसमें सेंट्रल्स का ही बना सकते थे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो थी वो लॉ वगैरह वो बना सकते थे खुद से, मतलब कि देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, अपने जो भी उनके लिस्ट सब्जेक्ट्स थे फ्रेंड्स वो बना सकते हैं सेंटर के सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल के। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या होता है, नेक्स्ट फीचर, अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है फर्दर डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फर्दर टू पार्ट्स। एक फ्रेंड्स क्या था, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या थे फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या थे, वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या होता था, जो प्रोविंशियल लेवल में जो भी सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड थे, जो भी अफेयर्स जो इंक्लूड थे, इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर, कौन एडमिनिस्ट्रेट, गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता विद एड ऑफ मिनिस्टर की मदद से, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। और जो रिजर्व सब्जेक्ट था इसमें किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता गया, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के द्वारा, यहाँ पे गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया एग्जीक्यूटिव एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के द्वारा क्या है, मिनिस्टर की मदद से, यहाँ पे गवर्नर के द्वारा किसकी मदद से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिस्पॉन्सिबल के बिना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है, इसी ड्यूअल स्कीम को, इसी यानी कि यहाँ पे जब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है दो सब्जेक्ट्स में, तो इसको क्या कहा गया फ्रेंड्स, दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, इस स्कीम को डेनआर्की कहा गया फ्रेंड्स। ड्यूअल डेनआर्की मीन्स जो डैन की वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है डबल रूल, यानी कि डबल रूल यहाँ पे इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। सेंट्रल और प्रोविंशियल और फिर फर्दर प्रोविंशियल्स को ट्रांसफर किया रिजर्व सब्जेक्ट्स और यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स, इसको इसलिए ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस कहा गया जाने लगा। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारा फीचर है इट इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम बाइकैमरल एंड डायरेक्ट इलेक्शन कंट्री। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई, इससे पहले एक्ट में इलेक्शंस की बात डायरेक्ट नहीं थी, वहाँ खाली नॉमिनेशंस थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सबसे पहले इलेक्शंस की बात किस में जाती है फ्रेंड्स, जो सबसे पहले बात किस में की जाती है फ्रेंड्स, यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्शन की बात की जाती है, बाइकैमरल यानी कि बाइकैमरलिज्म की बात की जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, तो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस जो है डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री की को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। बाइकैमरल का मतलब है जैसे हमारी आज पार्लियामेंट कहीं से निकल के आई बाइकैमरल सिस्टम से, यानी कि एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा। द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस, जो इंडियन काउंसिल था इसको रिप्लेस किया गया बाइकैमरल लेजिस्लेटर से, जिसमें अपर हाउस था और लोअर हाउस। अपर हाउस में काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है लोअर हाउस, यानी कि आज ये तो स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल में यानी कि स्टेट लेवल में काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, हमारी पार्लियामेंट में यहीं से निकल कर आई है, यानी कि बाइकैमरलिज्म जो है लोअर हाउस और अपर हाउस मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया, रिक्वायर दैट 3 of 6 मेंबर ऑफ वाइसराय, जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स में से, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो 6 मेंबर्स में से 3 को, यानी कि 3 इंडिया के लिए गए, 3 इंडिया में थे, लेकिन अदर देन कमांडर ऑफ चीफ, जो कमांडर ऑफ चीफ था वो इंडिया का नहीं था, यानी कि रिक्वायर्ड 3 of 6 ऑफ द वाइसराय, जो वाइसराय के 6 काउंसिल मतलब कि वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर, उसमें से 3 को इंडिया को 3 में मतलब 3 मेंबर इंडिया के थे, लेकिन जो कमांडर इन चीफ था वो नहीं था। फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ
कम्युनल, अब यहाँ पहले क्या होता है फ्रेंड्स, मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दिए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देगी। अब यहाँ पे एक और इन्होंने एक्सटेंड किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोप्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिए, पहले मुस्लिम्स को लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स किया गया, अब यहाँ पे किसके के लिए किया गया, 6 इंडियन कौशल, 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों को, इंडिया के लोगों को डिवाइड करने लगे। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन ऑफ द इंडियन लंदन। अब इसने क्या किया फ्रेंड्स, हाई कमीशन की पोस्ट को लंदन में किया। जैसे आज हमारे हर कंट्री के अंदर हमारे हर कंट्री का हाई कमीशन होता है, तो उस टाइम हाई कमीशन बनाया गया पोस्ट, जो इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन, यानी कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई लंदन में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ में इस काम इन्हें इस्टेब्लिश किया। तो फ्रेंड्स पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ से निकल के आया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक कमीशन यानी कि यूपीएससी जो वगैरह आज है, ये कब हुआ था फ्रेंड्स, ये इस्टेब्लिश हुआ इस मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 में, यानी कि इन्होंने जो है ब्रिटिश ने इसको इस्टेब्लिश किया कब फ्रेंड्स, 1926 वॉज सेट अप पब्लिक सेंट्रल पब्लिक कमीशन सेट ऑफ 1926 में किया गया, जो सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा 1926 में। फ्रेंड्स आपको मैं बताऊंगा, ये आपको एसएसबी, जेके एसएसबी, अकाउंट असिस्टेंट, सिविल सर्विस, किसी भी एग्जाम में जो मेरा ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने डेप्थ में चीज़ों को टच किया है। लक्ष्मीकांत से मैंने आपको ये चीज़ें सब करवाई हैं। और नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को सेपरेट किया गया। क्या फ्रेंड्स, प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को सेपरेट किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमिश्नर। कि फ्रेंड्स क्या था, स्टैट्यूटरी कमीशन को फ्रेंड्स अपॉइंट किया गया, किसके लिए फ्रेंड्स, कि वो ये देखेगा कि हर 10 मतलब कि वो क्या, वो इंक्वायर करेगा, रिपोर्ट करेगा कि वर्किंग कंडीशन क्या है, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, जो एक्ट लाया गया है, हर मतलब 10 साल के बाद वो ये करेगा, रिपोर्ट करेगा कि क्या वर्किंग मतलब कि क्या कंडीशन रही है। इसलिए इसको स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया गया टू इनक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट द वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट बनेगा, जैसे अभी बना इंडियन एक्ट, हर उसके 10 साल के बाद वो देखेगा कि क्या कंडीशन है, क्या जो एक्ट लाया गया इसकी क्या कंडीशन रही है। तो फ्रेंड्स इसी के लिए क्या होता है, साइमन कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब बनता है, 1919 में, 1919 में। और अब क्या होता है, 1927 में एक कमीशन बनता है, साइमन कमीशन बनता है। हालांकि 1919 और 10 कितना 29 होना चाहिए था, लेकिन 1927 2 साल पहले ही शेड्यूल टाइम से इसको जो है बनाया गया। तो फ्रेंड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपॉइंट किया, अनाउंस किया कि 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन जो है बनाया जाएगा। जिसके चेयरमैन कौन थे फ्रेंड्स, सर जॉन साइमन, टू जो रिपोर्ट करेगा जो ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया, इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बनाया उसकी वर्किंग कंडीशन पे, इसकी कंडीशन जो क्या हुआ है इंडिया की कंडीशंस पे जो है ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया, इस कंडीशन के तहत जो है रिपोर्ट करेगा फ्रेंड्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिशर एंड हैज ऑल द पार्टीज बायकॉटेड द कमीशन। फ्रेंड्स इसमें सभी जो मेंबर थे इंडियंस के नहीं थे, हिंदुस्तान को नुमाइंदगी नहीं मिलती, इसमें सभी के थे ब्रिटिशर थे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इस कमीशन ने अब क्या होता है, जब ये देखा इन्होंने, तो मतलब कि अब इसमें हिंदुस्तान ने यानी कि बायकाट किया, तो अब ये कमीशन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की और ये रिकमेंडेशन की कि जो डायरेक्ट सिस्टम है, ड्यूअल सिस्टम है, उसको एक्सटेंशन मतलब कि इसको अबॉलिश किया जाए, और जो एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोविंस, जो प्रोविंस में एक रिस्पॉन्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया, फेडरेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया में मतलब फेडरेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है, प्रिंसिपली स्टेट को जो कम्युनल इलेक्ट्रोड सिस्टम है इसको भी यानी कि क्या किया जाए, इनको कायम मतलब कम्युनल जो कंटिन्यूशन दी जाए इसको कम्युनल इलेक्ट्रोड। तो ये सब रिकमेंडेशन थी इस कमीशन ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट में 1930 में फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अब जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ कमीशन, जब ये प्रपोजल कमीशन का देखा गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हुआ, टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस जो है बुलाई। तो टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन थे, ब्रिटिश इंडिया के थे और इंडियन प्रिंस स्टेट के भी थे फ्रेंड्स। तो इस ऑन द बेस ऑफ दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन में क्या होता है,
ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन एक वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म के लिए जो है तैयार किया जाता है फ्रेंड्स, एक वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म के लिए तैयार किया जाता है इसी डिस्कशन के बेसिस पे। और नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कम्युनिटी वर इनकॉर्पोरेटेड। फ्रेंड्स अब क्या होता है, जो रिकमेंडेशन इस कम्युनिटी में जो दी गई वो कहाँ पे होती हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लाई जाती हैं। जो रिकमेंडेशंस थी क्या होता है, वर इनकॉर्पोरेटेड इन विद सर्टेन चेंज, कुछ चेंज के साथ गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 है, इसमें ये रिकमेंडेशंस लाई जाती हैं फ्रेंड्स, कुछ चेंजेस के साथ। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि जो रिकमेंडेशन जो मतलब कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो रिकमेंडेशन कब हुई थी फ्रेंड्स इसकी, तो ये कब हुई थी, इसी एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये यानी कि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, यानी रिकमेंडेशन ऑफ दिस कम्युनिटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन सर्टेन नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कम्युनल अवार्ड। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनल अवार्ड क्या होता है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कम्युनल अवार्ड में कि जो अगस्त 1932 में क्या होता है, रैमसे मैकडोनाल्ड थे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अनाउंस किया कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ को सेपरेट मतलब अलग रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने डिवाइड किया मुस्लिम को, क्रिश्चियंस को और दूसरे लोगों को। अब ये क्या इसीलिए जब ये इसने अनाउंस किया तो इसको क्या कहा जाना, नोन एज द कम्युनल अवार्ड, इसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो अवार्ड जो था, नॉट ओनली काउंटेड सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर द मुस्लिम, सिक्स, इंडियन क्रिश्चियंस, यानी कि ये यहीं तक सहमत नहीं था मुस्लिम, सिक्स और इंडियन क्रिश्चियंस या एंग्लो इंडियंस यूरोपियंस के लिए, इसने क्या किया, बट आल्सो एक्सटेंडेड टू डिप्रेस क्लास, शेड्यूल कास्ट। अब इन्होंने क्या, शेड्यूल कास्ट में हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, इनके भी अलग अलग करेंगे, अब इनको भी डिवाइड करेंगे, जिस तरह से मुस्लिम को किया, सिक्स को किया, क्रिश्चियंस को। गांधी जी इससे सहमत नहीं थे बहुत ज़्यादा, उसमें को इस चीज़ जब उन्हें ये देखा सुना तो इससे बिल्कुल भी वो उन्हें बहुत ज़्यादा इससे परेशानी हुई, इससे उन्हें तकलीफ हुई। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आखिरकार क्या होता है, इस टाइम जो गांधी जी कहाँ होते हैं, यरोदा जेल में होता है, यरोदा जेल में होते हैं, पूना में जो है। और उनका ये था, उनका ये मोटिव था कि इसको अवार्ड को मॉडिफाइड किया जाए। तो फ्रेंड्स फाइनली क्या होता है, जो एग्रीमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ कांग्रेस और डिप्रेस क्लास के बीच में, कांग्रेस और डिप्रेस क्लास के बीच में, जिस एग्रीमेंट को पूना एक्ट कहा जाने लगा है। और इसमें ये डिसाइड हुआ, इसमें ये बात की गई, जो हमारे जो डिप्रेस क्लासेस हैं इनको हिंदू जॉइंटली से मतलब कि इनको हिंदू के अंदर ही रखा जाएगा, हिंदू के अंदर, लेकिन इनको अलग से दिया जाएगा, मतलब कि इनको अलग से रिप्रेजेंटेशन इनको दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ लेकिन हिंदू के साथ ही रहेंगे, हिंदू के जॉइंट कलर, इनको हिंदू के अंदर ही क्या दिया जाएगा फ्रेंड्स, इनको एक रिजर्वेशन, मतलब कि इनको रिजर्वेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स लेकिन ये क्या रहेंगे, जॉइंट हिंदू जॉइंट, लेकिन हिंदू के साथ ही ये रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ ये जानते थे इंडियंस, ये जैसे महात्मा गांधी, ये वो जानते थे कि मतलब जो भी कांग्रेस के लोग थे, ये लीडर्स थे, ये जानते थे कि एक और यहाँ पे डिवीज़न, यानी कि इनका काम ही था कि डिवाइड करो और राज करो, यानी कि कंट्री के अंदर डिवाइड करना, उसके बाद राज करना, इनका मकसद था। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा जो यानी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1990 तक हमने आज बात की, क्योंकि जो कंपनी जो क्रोन रूल है फ्रेंड्स वो है 1947 तक। अब इसके बाद दो एक्ट में लाऊंगा, जो कल की नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आने वाला एक्ट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और जो फाइनल एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों एक्ट फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा, वीडियोस को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपकी अगर कोई भी क्वेरीज होंगी तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। आप हमें यूट्यूब के अलावा हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल अकाउंट पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल स्टडी SSB ऑफिशियल के साथ। इस तरह मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।